हमारे देश में शायद मैं कहूँगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हम जैसे लोगों की बैकग्राउंड से ही आती है, जहाँ पे बड़ा सोचना बहुत कठिन होता है और नेचुरली आपको ये लगता है कि सबसे पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊं, घर पे कुछ पैसे तो भेजना शुरू कर दूं, उसके बाद में बड़ा सोच लेंगे। मुझे लगता है बड़ा सोचने से सबसे बड़ी चैलेंज होती है शर्माना, क्योंकि अगर आप किसी से मदद ले लें, किसी से कुछ पूछ लें, तो सबको कॉन्स्टेंटली लगता है सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। देखिए इंडिया आज इतनी यूनिक सिचुएशन में है, हम लोग सब हमारे फैमिलीज़ में एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह होंगे और उसके बाद आप देखेंगे हमारे परिवार में और भी लोग ऐसे होने लग जाते हैं। आप अपने परिवार में पहले इंडिविजुअल हो सकते हैं जो अपने परिवार को वापस अपलिफ्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसी मोमेंट आती है ना कि हमें लगता है यार काश ये बात मुझे पहले पता होती, यार मैंने अगर ऐसे सोच लिया होता। आपका ये अफसोस कम हो, इसीलिए मैंने रितेश से डायरेक्ट यही सवाल पूछा। शार्क टैंक के लेटेस्ट शार्क रितेश अग्रवाल, जिसने 19 की एज में कमाल की क्लैरिटी और हिमालय जैसे बिलीफ सिस्टम के साथ ओयो की शुरुआत करी। कई चैलेंजेस आए, कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी कमिटमेंट कि 25 की एज तक वो बिलियनियर बन चुके थे और ओयो एक यूनिकॉर्न बन चुका था। इस एपिसोड में रितेश अपने पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ 5 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करेंगे। ये 5 एडवाइसेस नहीं है, ये 5 फाउंडेशंस हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। रितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू आवर शो, सो गुड टू हैव यू। और 2 चीज़ें मुझे आपकी बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। पहली ऑफ कोर्स जो हर किसी को लगती है, आपकी जर्नी, जैसे एक छोटे शहर से बड़े सपने लेके व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एंड दूसरी चीज़ कि यू आर ऑलवेज रेडी टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप पॉडकास्ट में जाते हो, आप इंटरव्यूज़ देते हो, आप कंटेंट भी बना देते हो जब आपके पास कोई थॉट आता है शेयर करने को। सो जिसने कोई जर्नी कवर की होती है उसके एक्सपीरियंसेस बहुत वैल्यूएबल होते हैं दूसरों के लिए जो उस सफ़र पे चलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं तो बड़े दिनों से इंतजार में था कि कब मुझे मौका मिलेगा आप लोगों से बात करने का। रितेश, अगर आपके अर्ली स्टेज पे जाएं तो आपने ना बहुत सारे एक्सपोजर्स खुद को दिए, फ्रॉम सेलिंग सिम कार्ड्स, या फिर घर से 10th के बाद निकल जाना फॉर अ पर्पस, या फिर कोडिंग सीखना खुद से, बुक लिखना। तो कई एक्सपोजर्स आपने लिए। मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेरी ऑडियंस उन्हीं लोगों की है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, बट क्लैरिटी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। सो आपके एक्सपीरियंस से कोई टॉप 5 एडवाइसेस और मे बी 5 एक्शंस और मिस्टेक्स, कोई ऐसी चीज़ें जो उनके लिए कंसोलिडेटेड एडवाइस बन जाए। ये चाह जो आपने बताई कि मुझे कुछ नया करने का दिल है, मुझे कुछ बड़ा करने का दिल है, मेरे माता पिता मेरे बारे में अच्छा सोचें, मुझे लगता है वो इंटेंट 50% बैटल आपको जिता देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि मेरे से तो नहीं होगा, मैं क्यों करूं। तो मुझे लगता है अगर आप वो नकारात्मक सोच से चालू करेंगे तब तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडेड ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, अब कैसे करना है उस पर बताइए, तो उनकी तो मदद की जा सकती है। मेरे हिसाब से मैं जो आपने बताया 5 चीज़ें, मैं उसमें सबसे पहली चीज़ कहूँगा कि आपका इंटेंट पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अगर आप शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि नहीं हो पाएगा, चैलेंजेस हैं, तब तो 100% चांस है कि नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि पक्का होगा, तब शायद 50% चांस है। और ज़िंदगी में बिटवीन 50% चांस एंड 100% चांस, आप तो 50% मतलब 50% एंड 0% चांस, आप तो हमेशा 50% चांस की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है वो सबसे पहला है कि बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव इंटेंट, वो चाहिए। और ये हम लोग वीडियो में बात कर सकते हैं, आप कई कंटेंट पढ़ सकते हैं, पर ये आपको अपने आप से लाना पड़ेगा। इसके लिए कोई आपको आर्टिफिशियली मदद नहीं कर सकता है। लोग आपको एनेबल कर सकते हैं, बट फाइनली आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं क्योंकि खुद एक मिडिल क्लास सर्विस क्लास फैमिली से आई हूँ, तो मैं उस एरा में रह चुकी हूँ जब मेरी सोच बहुत बड़ी नहीं थी। आज है, आज मैं सोच लेती हूँ, बट एक टाइम था जब मैं नहीं सोच सकती थी बड़ा, बिकॉज मेरे होराइजन्स ही छोटे थे और मेरी सोच एक जगह तक ही जा पाती थी। तो अगर मैं आज उस गुंजन को बताना चाहूँ कि बड़ा सोच, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे, बिकॉज टुडे ऑल्सो देर आर सो मैनी पीपल जो करना चाहते हैं बट वो सेल्फ डाउट होते हैं। करेक्ट। जितना मर्जी कह लो, वो अंदर लगता है कि हो नहीं, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसके लिए भी कोई हमारे पास 1 2 3 स्टेप्स हैं कि ये कर लो और आप अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म कर पाओगे। देखिए इसीलिए तो लोग आपके पॉडकास्ट में आए हैं। देखिए ये बहुत सही बात है कि हमारे देश में शायद मैं कहूँगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हम जैसे लोगों की बैकग्राउंड से ही आती है, जहाँ पे
बड़ा सोचना बहुत कठिन होता है और नेचुरली आपको ये लगता है कि सबसे पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊं, घर पे कुछ पैसे तो भेजना शुरू कर दूं, उसके बाद में बड़ा सोच लेंगे। तो मुझे लगता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप्स मुझे लगता है जो आपको एनेबल करेगी वहां तक जाने के लिए। सबसे पहला है कि शर्माना कम करना पड़ेगा। ओके। मुझे लगता है बड़ा सोचने से सबसे बड़ी चैलेंज होती है शर्माना, क्योंकि अगर आप किसी से मदद ले लें, किसी से कुछ पूछ लें, तो सबको कॉन्स्टेंटली लगता है सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, घर परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे लगता है जब आपने वो अपने दिमाग में ठान लिया तब तक कठिनाई हो, क्योंकि रिजेक्शन तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहें तो रिजेक्शन हर रोज़ होगी। मेरे साथ आज भी होती है, मतलब आज तो इतने साल हो गए, कम हो गई है काफ़ी सिचुएशन, बट पहले तो बहुत होती थी, दिन में 4 बार हो जाता था। तो आपको रिजेक्शंस एंड शाइनेस से आगे निकलना पड़ेगा, वो मेरे हिसाब से सबसे पहला है। दूसरा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सीखने का जरिया और अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, आपको अपने आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे। मैं जब पल बढ़ रहा था, मैं रायगढ़ से आता हूँ, वहाँ पे क्या है, बड़े आदिवासी और ट्राइबल, वहाँ पे ना हमारी बड़ी पॉपुलर ग्रुप है, कौंधो बुलाते हैं उन्हें, जो वहाँ की प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप है। वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट जीते हैं, बिना कोई पैसों का, इस सब का इस्तेमाल किए। अपने आप से वो खाना भी अपना उगाते हैं, अपने घर भी खुद ही से बनाते हैं। तो उनसे सीखने का तरीका था कि सेल्फ, और वो बार्टर में अभी भी काम करते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो बार्टर कर लेते हैं। तो उनसे सीखने का मौका मिला। जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी थे, उनसे सीखने का मौका मिला। जो रिश्तेदार थे, उनसे कुछ सीखा। तो जहाँ से भी कुछ भी मिल जाए सीखने के लिए, उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी होगी तभी आप नए आंसर्स खोजेंगे। तो पहला है बीइंग लेस शाय, बेशरम बन जाओ मे बी। दूसरा है कि अपने अंदर क्यूरोसिटी जगाओ, कि हर चीज़ में, जो कुछ बच्चे नहीं होते हर चीज़ में, ये क्यों है, चुल होती है। हाँ, एक चुल होती है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। मुझे लगता है वो सवाल पूछना अच्छा है, ये सीखना ज़रूरी है। और तीसरा, जो मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल है, इज़ नई चीज़ें करो। जब नई चीज़ें करने से हम लोग एक बार खुश होने लगते हैं ना, अब उसका रिवर्स भी प्रॉब्लम है। कई बार लोग नई चीज़ें करने से इतनी खुशी होती है उन्हें कि वो सेम चीज़ लंबे समय तक करने से कतराते हैं। पर मुझे लगता है कि वो सेकंड प्रॉब्लम मैनेजेबल है। नई चीज़ जो करते ही नहीं है, उन्हें पता कैसे चलेगा वो उनको क्या पसंद है। कई बार लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ योर कॉलिंग। अब वो, इसका कोई साइंस तो है नहीं, आपको 10 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, उनमें जो चीज़ मज़ा आ गया वही आपकी कॉलिंग है। तो मुझे लगता है कि यही 3 चीज़ें मैं कहूँगा कि अगर आपको बड़ी सोच रखनी है तो आप में शाइनेस कम और नई चीज़ें सीखने की क्यूरोसिटी ज़्यादा। ब्यूटीफुली पुट। आई थिंक ये रियल में अगर कोई तीनों चीज़ें लिख के लगा लेना सामने, तो वो बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। एंड आई कैन रिलेट अगेन, नई चीज़ें करने वालों पे मुझे, शायद मैंने कभी शेयर भी नहीं किया होगा किसी वीडियो में, बट आज याद आ गया आपकी बात से, कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने साउंड क्लाउड, एक ऐप आई थी साउंड क्लाउड पे, मैंने ऑडियोज डालनी शुरू बहुत पॉपुलर, राइट। तो उस टाइम पे सिर्फ ऑडियो डाली, 3-4 वीडियोज डाली, ऑडियो डाली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड देन वहाँ से आई डिड नॉट कंटिन्यू, आई केम टू यूट्यूब। सो इट वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग विच गेव मी एन आइडिया कि साउंड के साथ साथ मुझे वीडियो भी करना चाहिए। एंड आई स्टॉप डूइंग साउंड क्लाउड आफ्टर 3 फाइल्स एंड मूव टू यूट्यूब। तो वो जो चुल है नया करते रहने की, उससे शायद मुझे आज याद आया कि लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। करेक्ट। तो हमने बिलीफ की बात करी, जिसके फर्दर हमने स्टेप्स भी ले लिए। सो व्हाट एल्स जो आपको लगता है, एनी एडवाइस मे बी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और एनीथिंग? देखिए, मेरे हिसाब से सेकंड जो चीज़ मैं कहूँगा इज़ अपने आसपास कोशिश करें कि जितने स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग, जो लोग आपको लगता है कि आपसे बेहतर हैं, आपको ज़िंदगी में कुछ सिखा जाएंगे, उनसे सराउंड करने की कोशिश करिए। आप अपने आप को उनसे सराउंड मत करिए जो लोग आपको लगता है कि आप उनसे ब्राइट हैं। तो ये तो बड़ी पॉपुलर सेइंग है, लोग कहते भी हैं कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज हैं। अगर आपके बाकी 5 लोग जो हैं ऐसा लगता है कि आपसे नीचे हैं, तो वो आपको भी नीचे ले जाएंगे। अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, नई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सराउंड करने की कोशिश करिए। और कठिन होता है, आसान नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी।
पर वो करना मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है। और मैंने अपने लिए ज़िंदगी में वो कोशिश करी। मैं हमेशा कोशिश करता रहता कि कौन इस चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है, कौन इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, किन में मेहनत करने की क्षमता बहुत है, मैं उनसे कैसे सीखूं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर वो 10 हैं तो मुझे 2-3 तो बना ही देंगे इस पर। आज भी मैं करता हूँ, आज भी मुझे कोई चीज़ सीखना होता है, मैं पूछता हूँ कि उस इंडस्ट्री में सबसे स्मार्ट कौन है। जैसे मुझे अगर हमें एंटरप्राइज सेल्स की कॉर्पोरेट्स को हम कैसे हमारे होटल्स का सब्सक्रिप्शंस या फिर ओयो होटल्स का बिजनेस लेकर के आए वो बेचना था, तो उससे मैंने रीच आउट किया कि इंडिया में सबसे बेस्ट एंटरप्राइज सेल्स के लीडर कौन है। मैंने कई लोगों से पूछा, जब पता चला मैंने कहा कि मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें लिखा। ऑफ कोर्स आजकल ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले कम लोग रिस्पॉन्ड करते थे, पर वो कोशिश टू सराउंड योरसेल्फ विद स्मार्ट पीपल वो करती रहनी चाहिए, और यूल बी सरप्राइज्ड कितने लोग आपकी मदद करेंगे। तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है मैं पूछ रही हूँ। प्लीज़ पूछिए ना। इट्स अ वेरी फेमस कॉमन सेइंग कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, बट एक्चुअली में वो 5 लोग हमारे घर के ही होते हैं, और ऑफ कोर्स वो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, या हमारे कोलीग्स हैं, इस तरह के ही लोग होते हैं जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है, राइट। और ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू बी एवरेज ऑफ देम बिकॉज हम कुछ और करना चाह रहे हैं। तो ये किस तरह से एक्चुअली हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, किस तरह से उन 5 लोगों को ढूंढना है और उनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है? मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला ये है कि अगर आपको 5 लोग खोजने, आप खोजिएगा कैसे। पहला चीज़ है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। स्पेशली आज के दिन में इंटरनेट में इतनी सारी अच्छी ब्लॉग्स हैं, कंटेंट हैं, यूट्यूब हैं, उसमें आपको कई सारे लोगों के बारे में पता चलेगा। एक बार आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये 10 लोग मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, या ये 20 लोग मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं जिनसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, तब आप कोशिश करिए कि उन 20 लोगों तक पहुंचने के लिए। अब उनको पहुंचा कैसे जाए, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता था। पहले एक रिपोर्टिव नाम की टूल आती थी, अब बाद में लिंक्डइन ने उसे खरीद लिया, जिसपे आप लोगों की नाम और उनका कंपनी का नाम साथ में डालें तो अलग अलग परम्यूटेशन से बताता था कि इनका सही ईमेल आईडी कौन सा है। मैं उससे बड़ी सारी कोल्ड ईमेल्स लिखता था, एज सिंपल एज दैट। अब उसमें 20 लोगों में 4 लोग जवाब देते थे, पर 4 तो देते थे। और उस ईमेल में भी मैं ये भी बताता हूँ कि उस ईमेल में लिखता क्या था। मैं ये बताता कि मेरा नाम रितेश है, मैं ये कंपनी बनाना चाह रहा हूँ, मेरा ये एम्बिशन है, मैं समझता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, मैं आपका 19 मिनट का वक्त चाहता हूँ, क्या आप मुझे समय दे सकते हैं। अब कई सारे लोग थे जिनके पास नहीं होता था। भाई 19 मिनट मुझे लगता कुछ नया होगा तो शायद सामने वाले को लगेगा कि एक आई कैचिंग हो जाएगा। आई कैचिंग हो जाएगा। बाटा प्राइस भी हो गया ना, 2000 नहीं 1999। तो हम लोगों ने भी 999 से शुरू किया, तो और भी ऑल द मोर रीजन। तो मुझे लगा कि उससे कुछ लोगों की जवाब आ जाती थी, फिर जाकर के मिलते थे। जब अगर उन्हें लगता था कि चलो इस लड़के में दम है और इससे बात करने में मुझे भी कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो मेरे साथ टच में रहते थे। फिर मैं उन्हें पूछता था कि आप बताइए आपके हिसाब से कौन 3-4 लोग हैं जो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि कई सारे जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, कई सारे लोग तो अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट में, कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते हैं, तो उनको आप रेफरल से खोजते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो तरीका हुआ पहला कि 5 लोग खोजा कैसे जाए। दूसरा जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि अपने परिवार का सिचुएशन, कि आप घर परिवार में हैं, आपको लोग टोक रहे हैं कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, नई चीज़ें, नौकरी कर लो, बैंक पीओ की परीक्षा आ गई वो देख लो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, या अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना, अगर आप आजकल तो ये पूरा हुआ नहीं है, बट हो सकता है आगे चल के हो कि अगर किसी का यूपीएससी का दिल है उसे कह रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। तो मतलब ऐसा जो ये डायरेक्शंस हैं उस पर मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल हमारी सबकी जिम्मेवारी होती है, अगर हम कुछ नया बड़ा कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, बाहर में कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे ये 5 लोग खोज रहे हैं, उन्हें कन्विंस करना है, अपने पार्टनर को कन्विंस करना है, वैसे ही अपना परिवार को भी हमें समझना चाहिए, हमें उन्हें भी कन्विंस करना पड़ेगा, और हो सकता है उन्हें भी उसका एक पॉजिटिव बेनिफिट मिल सके। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे परिवार में बड़ी इसको लेकर के सरप्राइज था पेरेंट्स में कि ये देखो पहले 3 बच्चे जो हैं, हम 4 बच्चे हैं, आई एम द यंगेस्ट। हमारे जो बड़े भाई बहन सारे सब मतलब सबसे बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया उन लोगों ने, अच्छी जॉब्स ली, एकदम एशियन पेरेंट्स के ड्रीम। तो हमारी मदर को हमेशा बड़ा मेरे को लेकर के टेंशन होता था, और हम सबसे छोटे हैं तो प्यार ज़्यादा करती थी, पर पता भी था कि उन्हें बड़ा टेंशन होता है कि ये क्या कर रहा है, अलग मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में चला गया। पर मैं कोशिश करता था हमेशा कि अपने आप से उन्हें समझाऊं। कई बार हमारी बड़ी दीदी को फ़ोन करके कहते थे कि आप भी थोड़ा सा समझाइए। अच्छा। तो वो मेहनत लगती है, इट इज़ नॉट ईजी। पर मुझे लगता है कि अगर आप अपने घर वालों को नहीं समझा पाएंगे
तो बाहर वालों को क्या समझाएं? उससे निराश ना होकर के आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने परिवार में पहले इंडिविजुअल हो सकते हैं जो अपने परिवार को वापस अपलिफ्ट कर पाएंगे, और उसके बाद अगली जनरेशन में और होता जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम सबके पास, देखिए इंडिया आज इतनी यूनिक सिचुएशन में है, हम लोग सब हमारे फैमिलीज में एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह होंगे, और उसके बाद आप देखेंगे हमारे परिवार में और भी लोग ऐसे होने लग जाते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, तो जब नजर आता है किसी ने किया है तो वो बिलीफ बनता है। आपने कभी अपने एनवायरनमेंट को भी इस तरह से रखने के लिए कुछ किया था कि मेरे एनवायरनमेंट में मैक्सिमम लोग ऐसे हों या चीज़ें ऐसी हों जिसको देखकर मैं हमेशा, मुझे आइडियाज़ आएँ, मैं इंस्पायर हूँ? देखिए मेरे हिसाब से मैंने 3-4 चीज़ें करने की कोशिश करी। सबसे पहला ये है कि मैं बहुत डेस्परेटली खोजता रहता था कि स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस कोई हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा। मेरे पास देखिए स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस में पैसे देने के लिए तो नहीं थे पैसे, पर आपने देखा होगा कि स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में ना कई लोग वो एक लैनियार्ड सा लगाते हैं जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उन्हें मिलता है, और स्पीकर्स ना वो नहीं लगाते। अच्छा। तो मैं कॉन्फ्रेंसेस पहुंच जाता, तो पैसे तो थे नहीं, मैं ऐसे ही घूमता रहता था, तो लोगों तक कहीं स्पीकर तो नहीं हो। अच्छा। तो यार लोगों को लगता है रजिस्टर्ड तो होगा ही इतना, मतलब लोगों से रीच आउट करके बात कर रहा है। तो मैंने तो इनफैक्ट ऐसे कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि जहाँ पे मैं जैसे कॉन्फ्रेंसेस में गेट क्रैश किया आपने? गेट क्रैश किया मैंने। अच्छा खाना भी मिल जाता, तो ये तो मतलब 3 इडियट्स वाला हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका, खाने में भी अच्छा मिल जाता था। तो स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज जाता था मैं, वो तो फ्री होता था। टाई के कॉन्फ्रेंस जाता था मैं, टाई में पैसे लगते थे। मैं तो टाई के कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, तो दे वर फाइन विद इट। मैंने उन्हें पूछा था पहले कि इज इट फाइन, तो उन्होंने कहा पहले हो गया, अब मतलब कोई बात नहीं। अगर आपको टाई कॉन्फ्रेंस में आके आपकी कंपनी बनाने में कुछ मदद हुई है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है ये पहला चीज़ है कि जितनी जगहों में लाइक माइंडेड लोग आप खोज सको उतनी जगह खोजो। दूसरा, आई थिंक वापस से मैं कोशिश करता था, तब तो यूट्यूब इतना चलता नहीं था, पर पढ़ने की बहुत कोशिश करता था। मैं कोशिश करता कि दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी भी हो सके क्यूरोसिटी के साथ नई नई चीज़ों को रिसर्च करो, पढ़ो। मुझे लगता है कि उससे आपका एक इंटेलेक्चुअल जॉगिंग हो जाता है। और तीसरा मैं कोशिश करता था कि, और मतलब हर तरह की चीज़ें पढ़ता था मैं, कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट्स पढ़ता था। अच्छा। मतलब आप सोचिए कि पहली बार पढ़ेंगे ना अर्निंग्स रिपोर्ट, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आप 2-3 महीना पढ़ने लगे तो आपको उस पर मोटा मोटा कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगता है थोड़ा बहुत, कि कैसे मैनेजमेंट्स रिकमेंड कर रही है, गाइडेंस क्या दे रहे हैं, एंड सो ऑन। तो एक वेबसाइट है सीक अल्फा नाम की, जहाँ पे यूएस की जितनी कंपनीज होती हैं उनकी क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स की पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स आती। मैं उस मतलब 10 साल से कोशिश कर, या 6-7 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जो भी समझ सकूँ पढ़ूँ। तो मुझे लगता है पढ़ना, अच्छे कॉन्फ्रेंस या लाइक माइंडेड लोगों तक पहुँचना। और तीसरा बहुत टैक्टिकल है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ से आप एक तरीके से नेगेटिव में जा रहे हैं, कि आपका मतलब सोचने का तरीका, पॉजिटिविटी अगर कम जा रहा है, कोशिश करें कि उसे कम कर दें। अगर कोई भी चीज़ आपको उस रास्ते में लेकर के जा रही है, तो बीइंग वेरी डिसाइसिव और उस चीज़ को उसी समय रोक देना, मुझे हिसाब से वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको तब डिसाइसिव होना चाहिए अपने सराउंडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। पर इसको मैं चाहूँगा, कई लोग ना डिसाइसिव, ये डिस्करेज और क्रिटिसिज्म को सिमिलर मानते हैं, वैसा सिमिलर नहीं है। जो लोग आपसे क्रिटिकल है वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्हें आपसे सबसे पास रखिए। जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं उन्हें दूर रखिए। थोड़ा धागे भर का फर्क है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, इस चीज का डिफरेंस है। और मतलब मेरे हिसाब से डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ठीक है, बट अगर आपको कोई टॉक्सिक में भी सही वर्ड है, आपको कोई लगता है कि कुछ लोग बहुत ही मतलब आपको एकदम अपने रास्ते से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, पुल डाउन कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको मोटिवेट भी करें। कुछ लोग हो सकता है कि आपको मोटिवेट करें, पर उसके साथ में आपको गलत सलाह दें। ऐसी चीज़ों को जल्दी समझें। यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। सो एक हो गया बिलीफ, एक हो गया एनवायरनमेंट में छोटा सा एक अपना इनपुट देता हूँ कि हम दोनों पिछले कई सालों से क्या कर रहे हैं। एवरी 2-3 years हम अपना घर बदलते हैं, व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग कि इस एरिया में, इस सोसाइटी में अब हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो वोंट से स्मार्टेस्ट, बट अब सीखने को भी नहीं और मैच नहीं कर रहा। सो वी कीप चेंजिंग आवर सराउंडिंग एंड दिस हैज हेल्प्ड अस इमेंसली। हर बार हम बकेट्स खाली करके नई जगह जाते हैं, फिर वहाँ से लोगों से एक्सपीरियंस लेते हैं, लर्निंग्स लेते हैं। और देखिए ये तो ट्रैवल के लिए भी ट्रू है। लोग कई बार कहते हैं कि सबसे अच्छे सीखने की चीज़ ट्रैवल होती है, राइट। क्योंकि ट्रैवल जब आप करते हैं, आप नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। तो मैं तो हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूँ ट्रैवल के लिए। लोग कहते हैं कि आप होटल चलाते हो उसी लिए आप इनकरेज करो। मैं कहता हूँ ऑफ कोर्स वो पार्ट ऑफ द रीज़न है, बट द ब्रॉडर रीज़न इज सीखने के लिए ट्रैवल से बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है ट्रैवल एक ही खर्च है जिससे आपको खर्च से ज़्यादा वापस मिलता है।
मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 11वीं 12वीं में कोटा में था, तो आपने देखा होगा ना बड़े सारे छोटे छोटे वो चाय के स्पॉट्स, टपरी होते हैं, वहाँ पे लोग चाय और फैन दिन भर चाय पीते हैं और फैन डुबो डुबो के उसे खाते रहते हैं। वहाँ पे मैंने इतने लोगों से इतना सीखा, मेरे को ज़मीनी सच्चाई उससे बहुत सीखने को मिली। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हमारे अगर फ्रंट ऑफिस स्टाफ से कई बार बात करता हूँ तो मेरी एबिलिटी टू रिलेट विद देम इतनी हाई है, क्योंकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी प्रॉपर्टी मैनेजर बन के शुरू करी और मैंने इतना समय ज़मीन में बिताया कि मेरे को उनकी चैलेंजेस, छोटी छोटी कंसर्न वो अप्रिशिएट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सीखने का तरीका बहुत है, आप बस खोजते रहें। तो ये है नेक्स्ट पार्ट, एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब थियल फेलोशिप में गए ना, तो वहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहला लाइन था, थियल फेलोशिप में तो आपको 12वीं कक्षा के बाद कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है कि आप 2 साल के लिए कॉलेज नहीं जाएंगे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का पहला लाइन था, वी नेवर लेट यूनिवर्सिटी इंटरफियर विद एजुकेशन। बड़ा डीप थॉट है कि हम यूनिवर्सिटी को अपने सीखने के बीच में नहीं आने देते, क्योंकि सीखने का मौका तो हर जगह है ना। यूनिवर्सिटी एक उसका जरिया है, तो बहुत सारी अलग अलग जरिया हैं जिससे आप एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि कंटेंट इतनी इंटरेस्टिंग अवेलेबल है ऑनलाइन में, मैंने जैसे बताया, लोगों से रीच आउट करिए, आप उनसे मिलिए, उससे सीखने का मौका है। आप जाके अपने कस्टमर से मिलिए, उनसे सीखने का मौका है। तो आप में सीखने की चाह होनी चाहिए, वो क्यूरोसिटी होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स इस पे तो बहुत पॉपुलर 3 इडियट्स का डायलॉग भी है, बट आई विल लीव इट आउट। एक्सेलेंस के पीछे भागो। How was the experience, Peter Thiel scholarship? How it impacted you, influenced you? मैं आपको थोड़ा ना बैकग्राउंड बताता हूँ। तो बड़ी लंबी कहानी है, बट मुझे पीटर थियल के बारे में पता चला बड़ी फ़नी तरीके से। मैं गया था मूवी देखने सोशल नेटवर्क, बड़ी कठिनाई से, क्योंकि आप जब कोटा में रह रहे तो ऐसे पैसे से ज़्यादा बचते नहीं हैं। बहुत मतलब आप बहुत महीनों के पैसे से बचाएं कभी, क्योंकि खर्चा हो जाता है महीने के एंड के पहले, तो सबकी ही सिचुएशन होती है। तो किसी तरीके से फाइनली हम सोशल नेटवर्क मूवी देखने का मौका मिला। बड़ा दिल था मेरा देखने के लिए। तो जब मूवी देखा मैंने, तो उसमें मैंने देखा कि ये पीटर थियल नाम का कोई इंसान है जिसने फेसबुक में पहली बार इन्वेस्ट किया। तो मुझे लगा कि ये इंसान बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं अगली बार जब साइबर कैफ़े गया कोटा में ही, तो मैंने वहाँ पे जाकर के सर्च किया पीटर थियल के बारे में। तो तब मैंने पढ़ा कि इनका ऐसा कोई एक फेलोशिप है। तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, उनके जितने भी सवाल थे तो मैं भरता गया उसमें बहुत सारे। अब एप्लीकेशन हो गई, फिर इंटरव्यू शुरू हुए। तो मेरे पास ना एक नोकिया का वो फीचर फ़ोन होता था, उससे मैं डायल इन करता था इंटरव्यूज़ के लिए। और उस पर लोग होते जैसे ट्विटर के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, बड़े बड़े सीनियर लोग होते थे। तो मुझे लगता था उनसे सीखने का कितना बढ़िया मौका मिल रहा है, हम क्यों ना सीखें। तो मैं प्योरली सिर्फ सीखने के लिए उस समय ये प्रोसेस कर रहा था, क्योंकि मेरे से पहले कोई एशियन रेजिडेंट फेलो नहीं था। तो मुझे ऐसा प्रोबेबिलिटी भी नहीं थी कि कभी फेलो बनने का मौका मिलेगा। अब एक दिन कॉल आया कि आप टॉप 40 एप्लीकेंट्स हैं, 20 लोग फेलोज बनते हैं, तो आप 40 लोगों को हम यूएस लेके आएंगे। तो कोई क्राइटेरिया था उन 40 लोगों में आने का? कोई इंटरव्यू प्लस जो इनिशियल ऐसे था। तो इंटरव्यूज के आउटकम पे तो कई राउंड्स, मुझे लगता है 5 राउंड्स थी। तो वो टेक्निकल इंटरव्यू, मतलब सारा वो एजुकेशन से रिलेटेड ही था वो पूरा इंटरव्यू? इंटरव्यूज कई मोस्टली आप इस चीज़ को लेकर के था कि आप प्रोडक्ट्स कैसे बनाना चाहते हैं, आपकी बिजनेस को लेकर के यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में क्या सोचे, आप किस सेगमेंट पे जाना चाहते हो। तब मेरी ओयो की आइडिया शुरू ही हो रही थी। और तब मैं उससे पहले चला रहा था ओरेवल नाम की एक वेबसाइट। तो मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता रहता था। और मैं कोशिश करता था कि मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछ लूँ। मुझे लगता था अगर फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है ऐसे लोगों से, कब ज़िंदगी में मौका मिलेगा ऐसा। तो मैं तो बड़ा खुश था जब टॉप 40 में आया, इसलिए नहीं कि फेलो बन जाएंगे, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी तब भी ना के बराबर लग रही थी। मुझे एक्साइटमेंट था फ्री यूएस ट्रिप। हाँ, मैंने मतलब क्या ये आपका पहला अब्रॉड ट्रिप था? पहला अब्रॉड ट्रिप था, शायद पहला फ्लाइट ट्रिप था, स्पॉन्सर्ड। हाँ स्पॉन्सर्ड। पासपोर्ट बनवाया गया। बड़ा खुश था मैं कि जी मतलब पासपोर्ट बनाया, वीज़ा बनवाने गए। और वीज़ा का तो चलो अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने कभी वीज़ा लिया नहीं था और हमें पता नहीं था कि वीज़ा इतना कठिन, मतलब इंटरव्यू होता है उसमें भी। मैंने तो बायोमेट्रिक कराया, फिर उन्होंने कहा इंटरव्यू है। मैंने सोचा कि और इंटरव्यू में मैंने पूछा 1-2 लोगों से, उन्होंने शायद मुझे मतलब ऐसे बताया कुछ नहीं होता, बस जाना होता, 1-2 सवाल पूछते हैं, आप जवाब दे देना, आ जाना। तो मैं तो जनरली जैसे शॉर्ट्स पहन के चला गया। अब मैंने देखा वहाँ पे लोग जितने हैं सूट पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी किताबें उनके हाथ में, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा यहाँ तो पक्का मतलब कुछ और, ये लोग शायद किसी और काम से आए हैं।
मतलब ये देखिए ये प्रॉब्लम भी है हाई कॉन्फिडेंस होने में कि आप में इतनी कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि बाकी सब कुछ और कर रहे हैं और आप मतलब सही कर रहे हैं। बट एनीवे मतलब तो किसी तरीके से वीज़ा मिला, यूएस गए, वहाँ पे पिच किया। आई वाज थैंकफुल कि मैं थियल फेलो बना। 40 में से जो 20 वाला प्रोसेस जो 20 वाला प्रोसेस था। Nice. बट थियल फेलोशिप हैज़ लोअर एक्सेप्टेंस रेट देन मोस्ट आईवी लीग्स। तो इट हैज़ वेरी लो एक्सेप्टेंस रेट क्योंकि इतने लोग अप्लाई करते हैं और उनका 20 लोग इज़ अ वेरी लो एक्सेप्टेंस नंबर। बट बेनिफिट ऑल्सो क्वाइट अ बिट, लाइक यू गेट $100,000 गिफ्ट में, मतलब आज के में 83 लाख रुपए आपको गिफ्ट की तरह मिलता है। हमारे पास तो मतलब हज़ारों रुपए भी मतलब किसी तरीके से कॉबल टुगेदर करते थे। तो थियल फेलो बने, वहाँ पे 6 महीने रुके थे भी यूएस में। पर दिल भी इंडिया में बहुत था। ये ट्रैवल इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी लग रही थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली $1 लाख इंडिया में बहुत लंबे समय तक चलेंगे इन कंपैरिजन टू यूएस। तो उस कारण से वापस आ गए और तब से वो बना रहे हैं। तो एक्सपीरियंस जो आपने बताया ना, मेरे हिसाब से 2 सबसे बड़ी सीख थी मेरी थियल फेलोशिप में। पहला ये था कि बड़ा सोचना, मतलब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ा सोचने का कोई कॉस्ट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ₹0 ओनली, $0 ओनली। तो सोचना बड़ा तो मैंडेटरी है। अब उसे करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पर सोचने का तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो सोचा जाए क्यों नहीं। तो ये मेरा सबसे बड़ा सीख था, क्योंकि मैं जब हम लोग ना सब लोग मिल करके बंक बेड्स में घर में रहते थे, जितने फेलोज थे, कई फेलो साथ में रहते थे। तो मैं देखता था उनमें से जितने लोग थे उनके पास जेब में फेलोशिप के पैसों के अलावा कुछ भी नहीं। उन्हें कैलिफोर्निया की नहीं, अमेरिका की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस बनानी है, जो भी सेगमेंट में थे वो। उनका सपना वैसे ही शुरू होता था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस बनाना चाहते हैं। उसीलिए वहाँ पे बना भी लेते हैं लोग, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी सर्च कंपनी। अगर आप सोचिएगा नहीं तब तो कभी भी नहीं बनाएंगे, और सोचना फ्री है तो क्यों ना सोचा जाए। तो मुझे लगता है वो मैंने बड़ी चीज़ सीखी वहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैंने सीखी कॉन्फिडेंस, कि मैंने जब दूसरे फेलोज को देखा, मैंने देखा वो मेरे जैसे ही हैं, चाहे वो हार्वर्ड अंडरग्रेड से ड्रॉप आउट करके आए, चाहे वो MIT अंडरग्रेड से ड्रॉप आउट करके आए, सब में कुछ बड़ा करने का चाह था। एक बेसिक क्या कहते हैं नॉलेज थी, और जो कुछ बड़ा करना चाहते थे उसको लेकर के जनरली एक प्योरेस्ट मिशन थी। तो मुझे लगता है कि वो देख करके मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि अपन को हमेशा लगता है कि हम में शायद कुछ कमी होगी ही, सही, क्योंकि मतलब वो इतने मतलब एक्सपोजर से आ रहे हैं तो उनसे तो हम थोड़े पीछे ही होंगे। तो वो देख करके लगा कि एक्चुअली वैसा नहीं है। इंटरनेट इतना बड़ा लेवलर है कि आज के दिन में रायगढ़ का बच्चा और सैन फ्रांसिस्को पोलो अल्टो का बच्चा, अगर दोनों में सीखने की चाह है तो दोनों की एक्सपोजर में उतना ज़्यादा कमी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक दूसरी बड़ी चीज़ सीखने के लिए थी। सिर्फ आई थिंक आपने सिर्फ इनपुट्स ही नहीं दिए, एडवाइसेस नहीं दिए, अपने आप में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकले हैं। ये अगर कोई भी इसको फॉलो करे, एग्जीक्यूट करे, तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस। मैं आपको बताता हूँ 2 और चीज़ें, ये वाला आई विल बी फास्ट। आई थिंक चौथा एंड द फोर्थ वाला है जो मुझे लगता है इस, मेरे हिसाब से आपके फैमिली मेंबर्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपको सस्टेनेबली नई चीज़ों की एक्सपोजर लेने की अपॉर्चुनिटी देने में। मुझे लगता है हालांकि हमारे पेरेंट्स इतनी चीज़ों से अवेयर नहीं थे, पर मुझे लगता है कि हमेशा उन्होंने कोशिश किया कि मुझे एक वैल्यू सिस्टम दें जो मुझे लगता है कि मुझे कभी भी और नहीं मिल सकता था। Okay. मैं और गीत शायद डेट करना शुरू किए 12 साल पहले, जब वो 12वीं कक्षा में थी। 12वीं कक्षा से बस बाहर निकली थी और मैं भी 12वीं कक्षा से बाहर निकलने वाला था, अराउंड द सेम टाइम। तो मुझे लगता है कि उससे एक सेंस ऑफ सराउंडिंग एंड स्टेबिलिटी रही, रादर देन कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन इन लाइफ। तो मुझे लगता है कि वैल्यू सिस्टम, स्टेबिलिटी, जो कई चीज़ें फैमिली के साथ आ सकती हैं जिसको मैं ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे लगता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि कई बार हमारी जो जर्नीज होती है वो बहुत उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स हों आसपास में, वो इंश्योर करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें आपको लगता है कि वो एक कंपार्टमेंट है और दूसरा कंपार्टमेंट है जो स्टेबल भी है। तो मुझे लगता है उसका काफ़ी वैल्यू रहा है, मुझे लगता है। सो हमारा 5th फाउंडेशन बचा है ना? यस।
फिफ्थ और मेरे हिसाब से शायद एक बहुत क्रूशियल फाउंडेशन, फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर्स बहुत बार आएंगी और शायद दिन में ही 2-3 बार आए। आई एम श्योर हम लोग सब, आप लोग क्रिएटर्स हैं, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, दिन में मेरे को 4 बार ऐसा लगता है कि हम लोग जितना बढ़िया करें ऐसा कोई नहीं, और 2 बार ऐसा लगता है कि अब तो बहुत कठिनाई आने वाली है। ये बहुत वोलेटाइल है ना, क्योंकि आपके पास बाय डिज़ाइन बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं और आप उस पर डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय अगर आप दुखी हो जाएंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे, तो आपकी टीम्स, आपके कस्टमर्स, सबकी कॉन्फिडेंस कम हो जाएगी। तो जब भी ट्रबल्स हो उसमें संयम रखना, स्टेबिलिटी रखना, और डिपेंडिंग ऑन आप मिलेनियल हैं तो ऑल इज वेल, आप जेंजी हैं तो रीस्टार्ट, आप डिसाइड करें आपको क्या कहना है, पर उनमें से कोई चीज़ कह करके एक स्टेबिलिटी रखना रैदर देन अपने अंदर में वो वॉलेटिलिटी आने देना, मेरे हिसाब से वो बहुत क्रूशियल है। क्योंकि अगर आपको नई चीज़ें करनी है और आप बहुत वॉलेटाइल हो गए, तो इन सम वे वो आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट देने की जगह हो सकता है नेगेटिव डेवलपमेंट दे जाए। तो ये मेरा 5वां होगा कि स्टेबिलिटी रखना। जब बहुत खुशी का मौका मिले तब भी ऐसे नहीं कि ऐसा सोचने लगे कि मतलब हम ही हम हैं। हाँ, वो आजकल मीम आता है ना, अपन ही भगवान है। हाँ भगवान है, तो एक वो है, वो नहीं बनना है। और दूसरी तरफ ये भी नहीं कि जब थोड़ी कठिनाई आ गई तब ऐसा सोचें कि जी सब कुछ ही खत्म हो गया। अब में बिलीफ रखें, और जब बहुत अच्छा हुआ तब ग्रेटिट्यूड रखें। मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों का बहुत वैल्यू होता है। जैसे आपने बोला कि जेन-ज़ी के लिए रीस्टार्ट हो गया, मिलेनियल्स के लिए ऑल इज वेल हो गया, सो व्हाट इज योर गो टू थिंग जब आप डाउन फील करते हो? हाउ डू यू बाउंस बैक? चलो, ये तो आपने तीसरा भी कह दिया, बाउंस बैक, बट आई थिंक मेरे हिसाब से देखिए, मेरे लिए पर्सनली मैं हमेशा अपने आप से ये पूछता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था ना, मेरे लिए कितना वैल्यूएबल था। मैं आपको वो दिन बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। वो दिन मैंने अपने पिताजी को पहले कन्विंस किया कि पिताजी आप मुझे 1 साल ये करने दें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कर दूंगा, तुम्हारी मम्मा नहीं मानेंगी, वो तो चाहती हैं तुम डिग्री नहीं करोगे अगर, तो वो तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। तो हमने फिर डिस्कस किया कि इसका बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर सोल्यूशन ये बना कि ये 1 साल का गैप ईयर जैसा आप समझिए। अगर ये साल हम नहीं कर पाए तो फिर अगले साल कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है, ईथीएल फेलोशिप के पहले था, जबकि मेरे दिल में क्लियर था कि मैंने जाना नहीं, पर मैंने सोचा कि अभी 1 साल का मौका मिलेगा। तो पिताजी कन्विंस हो गए। मुझे लगा ये तो मतलब 30% बैटल होने, क्योंकि मदर हमेशा थोड़ी ज़्यादा हमें कहती थी मतलब पढ़ाई लिखाई। मुझे लगता बहुत ज़रूरी था कि उन्होंने मुझे हमेशा कोशिश किया कि वी डू बेटर। तो फिर पहले मैंने कॉल किया, उसमें तो माँ बहुत ही नाराज़ थी, पर पिताजी ने फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेटजी था कि फिर पिताजी ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि बैलेंस करा दिया थोड़ा बहुत और एग्री करवा लिया कि ये 1 साल के लिए ठीक है। जो मैं अगले दिन सुबह उठा ना जी, मेरे लिए शायद वो दिन सबसे मोटिवेटिंग दिन था, क्योंकि मुझे लगा कि कितने लोगों को ऐसा मौका मिलेगा कि वो अपनी खुद की कंपनी बना पाए। इस समय में मुझे ये मौका मिला है, अगर अभी मैं ये नहीं कर पाया तो शायद मतलब बहुत लोगों को ये मौका मिलना बंद हो जाएगा। तो मैंने ना जी उस दिन से इतना मतलब जान लगा दी, और आज भी मैं वो दिन अपने आप से याद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मुझे मौका मिला, अगर इस मौके के साथ मैं अच्छा नहीं कर पाया तो बाकी लोगों को तो जब मौका मिलेगा वो लोग पहले से ही हार मान जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली बीइंग थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी आई हैव, फॉर द पीपल आई हैव अराउंड मी, मुझे लगता है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अपने वाई को आपने याद रखा, अपने रूट्स को आप रिकलेक्ट करते हो, और उससे जो है ना आप इट अलाउज यू नॉट टू बी। जब कोविड आया तब कोविड में लोगों ने कहा कि आप तो होटल इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में इतनी कठिनाई आने वाली है। मुझे तो लोगों ने जब तक कि रेकमेंड भी किया कि जी मतलब आपकी अगर मतलब कंपनी में बहुत तकलीफ आ जाए तो आप हमें बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बता देना आप। तो हर तरह की सपोर्ट की प्रपोजल्स आ रही थी, और कुछ लोगों ने तो और भी चोरी लिख दिया कि जी कंपनी पक्का नहीं बचेगी कोविड के समय में। पर मैं हमेशा सोचता था कि जी जब हर रोज़ की तकलीफ थी, अगर उससे हम लोग नहीं हारे कि मतलब हर रोज़ सुबह उठते थे
और अगले दिन का मतलब लैंडलॉर्ड को पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाए, लैंडलॉर्ड इसको नहीं दे पाए तो बाहर सोना पड़ेगा। मतलब अगर जब वो सब देख चुके हैं तो अब तो हमारे पास हज़ारों की टीम थी, बैलेंस शीट था, इतने कस्टमर थे, होटल, इसके बाद तो हम पक्का निकालें। मुझे लगता है कि जो वो पहला साल होता है उससे ज़्यादा कठिनाई आपको कंपनी में कभी नहीं आती है। अगर आप पहला 2-3 साल अच्छे से निकाल लिए तो उसके बाद तो फिर मतलब आप तो अमृतसर से हैं, मक्खन होता है। ये क्लिप जो आपने देखी हमारे पॉडकास्ट का एक पार्ट थी। अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, रितेश से डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर रितेश ने बताया कि कैसे एक बिलियनियर पीटर थिल से जब वो मिले और उनसे ऐसा क्या सीखा कि वो खुद एक बिलियनियर बने। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप है और अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो उसके इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे। रितेश की ऐसी कौन सी हैबिट्स है, उनकी क्या डाइट है, उनके सोचने का क्या तरीका है, हर चीज आप जान लोगे इस एक एपिसोड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नीचे कमेंट्स में ये भी बताना कि इस क्लिप से, इन 5 पॉइंट में से आपकी बेस्ट लर्निंग, टॉप लर्निंग क्या रही। मेरी, गुंजन की और हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि हम लोगों के सक्सेस को डीकोड करें, उनके पैटर्न्स को समझें, डिस्कस करें उनके साथ और आप तक पहुंचा पाए। हमेशा की तरह प्यार देते रहना। माइक्स एंड माइंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।